तो क्या हो अगर दो भाइयों का भयानक सा एक्सीडेंट हो जाए और दोनों भाई कोमा में चले जाएं। लेकिन जब छोटा भाई उठे तो वो खुद को बड़ा भाई बताने लगे। क्यों अजीब लग रहा है ना? तो इसी अजीब किस्से के ऊपर है हमारी आज की मूवी एडिक्टेड। तो चलो यार, बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें बड़े भाई का नाम होजिन और छोटे भाई का नाम डाइजिन था, जो कि साथ ही में बड़े हुए थे और साथ ही में रहते थे। लेकिन अगर बात करें इन दोनों के ही इंटरेस्ट के बारे में, तो दोनों के इंटरेस्ट काफी ज्यादा अलग थे। जहाँ पर बड़े भाई होजिन को कारपेंट्री का शौक था, वहीं पर छोटे भाई डाइजिन को कार रेसिंग का शौक है। अब यहाँ पर डाइजिन का बड़ा भाई डाइजिन को समझाता है कि वो अपनी कार रेसिंग को छोड़ दे, क्योंकि उसे उसकी फिक्र है। लेकिन डाइजिन उसकी इस बात पर ध्यान नहीं देता। अब आगे हम होजिन की वाइफ इंजो को भी देख सकते हैं, जो कि एक इवेंट मैनेजर होती है। अब वो अपने काम से वापस लौट रही थी, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन आज होजिन उसे पिकअप के लिए आया था, क्योंकि आज उनकी तीसरी मैरिज एनिवर्सरी है और होजिन ने उसके लिए डिनर भी बनाया है। और इसके बाद होजिन उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है, जो कि ह्यूंजो के फादर का था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन पहले वो नेकलेस खराब हो चुका था, लेकिन होजिन उसे रिपेयर कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि ह्यूंजो और उसके फादर बहुत ही क्लोज थे। अब डिनर करने के बाद जब ये तीनों साथ में बैठे थे, तो इंजो होजिन से कहती है कि मेरे पास एक स्पेशल पावर है, जिससे मैं बता सकती हूँ कि अगले 5 मिनट में तुम दोनों क्या करने वाले हो। और वो कहती है कि होजिन अंगड़ाई लेगा तो डाइजिन को हिचकी आएगी, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन अंगड़ाई डाइजिन लेता है और हिचकी होजिन को आती है, जिसे देखकर उन तीनों को काफी हंसी आती है। इसके बाद ह्यूंजो डाइजिन से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या तुम पूरी जिंदगी कार से ही चिपके रहोगे? खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन डाइजिन की करियर का काफी इम्पोर्टेंट रेस है, और डाइजिन को सपोर्ट करने के लिए उसकी फ्रेंड योंग भी आई है, जो कि उसे मन पसंद भी करती है। अब यहाँ पर हम होजिन को देखते हैं, जो कि अपने भाई की रेस देखने ही जा रहा होता है, लेकिन बीच रास्ते में उसका काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ डाइजिन की रेस भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन रेस में उसका भी काफी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को ही हॉस्पिटल लाया जाता है। और अब 1 साल बीत जाता है, लेकिन दोनों ही भाई कोमा से बाहर नहीं आए। लेकिन एक दिन डाइजिन अचानक से कोमा से बाहर आ जाता है, तो ह्यूंजो को जल्दी से हॉस्पिटल बुलाया जाता है, और फिर कुछ टेस्ट करने के बाद वो डाइजिन को घर ले आती है। लेकिन अब डाइजिन का बिहेवियर पहले से काफी बदल चुका था, क्योंकि वो अपने बड़े भाई की वर्कशॉप को साफ कर रहा था और पौधों को पानी भी दे रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि डाइजिन की कोमा से बाहर आने की बात सुनकर उसकी फ्रेंड योंग भी उससे मिलने आती है, जो कि डाइजिन के ठीक होने पर काफी खुश थी। अब यहाँ पर योंग ने डाइजिन के साथ काफी देर तक कार रेसिंग की बात की, लेकिन डाइजिन ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया। अब हम देखते हैं कि शाम को जब ह्यूंजो अपनी जॉब से वापस आती है, तो वो देखती है कि डाइजिन सबके लिए खाना बना रहा है, जिसे देख के वो काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि डाइजिन को घर के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसके बाद अगले दिन ह्यूंजो डाइजिन को अपने गैरेज में देखती है, और उसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगा कि डाइजिन अब पहले जैसा हो चुका है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो तो अपने गैरेज का सामान पैक कर रहा है, जैसे कि अब उन्हें इन चीजों की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पर डाइजिन बड़ी गहरी आवाज में ह्यूंजो से कहता है कि वो डाइजिन नहीं बल्कि होजिन है, जिसे सुनकर ह्यूंजो काफी शॉक हो जाती है और उसे साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आती है, जहाँ पर डाइजिन डॉक्टर को बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे होजिन उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर ह्यूंजो से कहते हैं कि हो सकता है कि डाइजिन को बड़े भाई के एक्सीडेंट का सदमा लगाओ, और वो कहते हैं वो जैसा कर रहा है उसे करने दो और उसकी हरकतों पे नजर रखो, सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी। अब एक दिन डाइजिन ह्यूंजो के हाथ में वही नेकलेस देता है, जो कि होजिन ने उसे उस दिन एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट किया था, और वो देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये इसके पास कैसे आया। अब उसके दिमाग के अंदर कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिसकी वजह से वो डाइजिन को उसे डॉक्टर के पास ले गई, जहाँ पर डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करके उस दिन एक्सीडेंट वाली घटना को पूछता है। लेकिन डाइजिन यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही बताता है जैसे उस दिन होजिन के साथ हुआ था, और वो बातें जो किसी और को पता होना बहुत ही मुश्किल है। अब यहाँ पर डॉक्टर ह्यूंजो से कहता है कि साइंस के पास भी कुछ सवालों के जवाब नहीं है, और इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। और अब हम देखते हैं कि ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, और डाइजिन बस अब नाम का ही डाइजिन रह जाता है, क्योंकि अब उसकी पूरी हरकतें होजिन की तरह हो चुकी थी, जैसे कि उसी की तरह कपड़े पहनना, उसी की तरह काम करना, यहाँ तक कि वो होजिन के फर्नीचर एग्जामिनेशन की भी तैयारी करने लगा। और अब एक दिन वो ह्यूंजो के दरवाजे को खटखटाता है और उससे कहता है कि मुझे डाइजिन के कमरे में नींद नहीं आती, मुझे तुम्हारे कमरे में सोना है। तो ह्यूंजो कुछ नहीं कहती,
और ठीक है कहकर चली जाती है। अब अगले दिन योंग डाइजिन को अपने फादर के फार्म हाउस लेकर आती है ताकि डाइजिन इस माहौल से निकलकर अपने आप को अच्छा फील करवा सके, लेकिन इसका भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। और जब योंग अपने प्यार का इजहार करती है तो इस पर भी डाइजिन उससे कुछ नहीं कहता। अब एक रात ह्यूनजो जब मेट्रो स्टेशन से बाहर आती है तो डाइजिन उसे लेने आया था, जैसे कि पहले होजिन आया करता था। अब घर आने के बाद ह्यूनजो काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो डाइजिन से कुछ सवाल पूछती है जो सिर्फ होजिन ही दे सकता है, जैसे कि उन दोनों की पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई। और यहाँ पर डाइजिन उसके सारे सवालों का सही सही जवाब दे देता है, जिसे सुनकर ह्यूनजो रोने लगती है। अब यहाँ पर डाइजिन उसे शांत करता है और उससे कहता है कि उस दिन मुझे मर ही जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं अभी भी जिंदा हूँ। शायद ही हम दोनों का प्यार ही है जो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब इसके बाद ह्यूनजो को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है और वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। अब आगे जैसे जैसे दिन बीतते गए ह्यूनजो को यकीन होता गया कि ये होजिन ही है। लेकिन फिर एक दिन ह्यूनजो योंग से मिलती है और वो योंग से कहती है कि मुझे पूरा भरोसा है कि वो होजिन ही है, जिस पर योंग कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरा डाइजिन ऐसा कभी था ही नहीं, लेकिन मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। और योंग यहाँ पर आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए डाइजिन के पास आती है और यहाँ पर डाइजिन योंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मेरे भाई की वजह से तुम्हें काफी तकलीफ हुई, तुम उसकी काफी अच्छी फ्रेंड थी और मैं चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए। और तभी डाइजिन को एक कॉल आ जाती है, लेकिन इतने में योंग वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद ह्यूनजो हॉस्पिटल आई होती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि होजिन के ऑर्गन खराब होने लगे हैं और उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है, इसलिए अब हमें उसे जाने देना होगा। और अब इसके बाद होजिन की सारी मशीनों को ऑफ कर दिया जाता है और इस तरीके से वो इन दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन फिर भी ह्यूनजो के दिल में थोड़ी सी राहत है, क्योंकि होजिन मरकर भी उसके साथ है। अब यहाँ पर एग्जीबिशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ पर डाइजिन काफी ज्यादा एक्साइटेड है और ह्यूनजो भी उसके साथ है। लेकिन वहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने की वजह से ह्यूनजो वापस आ जाती है और घर पर डाइजिन के नाम पर एक पार्सल आया, जिसे ह्यूनजो ने जब खोलकर देखा तो उसके पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल इस पार्सल को योंग ने ही भेजा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि डाइजिन होजिन होने का नाटक कर रहा है। और वो लिखती है कि उसे ये नेकलेस उस दिन मिला था जब वो डाइजिन को लास्ट टाइम गुड बाय कह के गई थी। और इस बात को जानने के बाद ह्यूनजो को काफी गुस्सा आया और उसने डाइजिन के गैरेज की तलाशी ली, इस उम्मीद में कि उसे कोई सुराग मिले। और फिर उसे एक लॉकर थे कई सारी पुरानी फोटोज मिलती हैं और एक डायरी भी, और वो सारी फोटोज ह्यूनजो की होती हैं। और उस डायरी में ह्यूनजो के बारे में लिखा होता है कि एक दिन उसे एक लड़की दिखी और वो पहली नजर में उसके दिल में बस गई, जिसके बाद उसने उसे काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। लेकिन फिर एक दिन उसके बड़े भाई होजिन ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी, जिसके बाद उसके बड़े भाई की शादी हो गई। लेकिन डाइजिन फिर भी ये सोचकर खुश था कि ह्यूनजो कम से कम उसके आंखों के सामने तो रहेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ह्यूनजो और होजिन लेटर के जरिए आपस में बात किया करते थे, लेकिन होजिन को लेटर लिखना नहीं आता था, जिस वजह से वो ये काम डाइजिन से करवाया करता था, जिसकी वजह से उसे ह्यूनजो के बारे में छोटी से छोटी बात भी पता चल चुकी थी और उस नेकलेस के बारे में भी। अब ये बात जानने के बाद ह्यूनजो को काफी शौक लगता है और वो वहीं पर ही रोने लगती है, जिसके बाद वो एग्जीबिशन में जाती है, जहाँ पर डाइजिन काफी खुश है और उसने उन दोनों के बच्चे के लिए एक आर्ट भी बनाया होता है। और उसके आर्ट को देखकर ह्यूनजो के चेहरे पे भी एक हल्की सी स्माइल होती है, मतलब कि उसने भी डाइजिन को एक्सेप्ट कर लिया। अब मूवी के आखिर में हम डाइजिन को देखते हैं, जो कि अपने बड़े भाई की अस्थियों को बहा रहा था और वो अपने भाई से कह रहा होता है कि तुमने मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि मैं ह्यूनजो से प्यार कर सकूं। लेकिन इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता कि ह्यूनजो तुम ही से प्यार करती है। और वो कहता है कि मैं उसके पास तो हूँ, लेकिन वो फिर भी तुम ही से प्यार करती है। लेकिन सबसे पहले प्यार मैंने किया था और आज तुम अपनी जिंदगी से चले गए, लेकिन ह्यूनजो को पाने के लिए मैंने भी अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया है। और ह्यूनजो को पाने के लिए मैंने अपने शौक और सपने पूरी तरीके से खत्म कर दिए और तुम्हारी जिंदगी जीने लगा, जो कि मेरे लिए काफी मुश्किल है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।